हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना हो तो सबसे पहले उसका एक्सरे करना ज़रूरी है, और जो एक्सरे होगा दोस्तों वो होगा PYQ से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपका इंतज़ार यहीं ख़त्म होता है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों 2023 में एक सेट का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि जनरल टेस्ट में पूछा गया था। उसके साथ साथ दोस्तों हम एक्सप्लेन भी करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा कि लिखा है यहाँ पर, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। BA, BSc, BCom, BA, LLB और LLB के लिए भी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने शामिल किया है, ध्यान रखिएगा, GK, GS और उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाकर के। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये पहला सेट है और पहले क्वेश्चन पे आज के चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप जनरल टेस्ट देख पा रहे हैं, CUET UG के लिए ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, LPG इज ए हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जो कि मिश्रण है। भाई किसका मिश्रण है, ये तो आप सभी जानते हैं। LPG घरों में जो प्रयोग होता है आप तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों LPG जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिएगा, LPG जब हम ले जाते हैं घर में तो हमारा BP हाई होने लगता है। क्या हाई होने लगता है, BP हाई होने लगता है। भाई साहब, जब किसी भी बंदे का BP हाई होने लगता है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। और ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, आप तो जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। लेकिन फिलहाल में हम बात जो कर रहे हैं वो ब्लड प्रेशर की नहीं कर रहे हैं, वो अभी बात कर रहे हैं किसकी, ब्यूटेन और प्रोपेन की। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम कभी भी गैस लेके जाते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन यानी BP हमारा हाई हो जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, मान लीजिए 10 मंजिला पर आपका घर है और आपको अगर उठा कर लेके जाना है तो भाई क्या हाल होगा। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है क्या, LPG। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन से ऑप्शन में है, देखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन नंबर B में है। तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों आप कई बार गुजरे होंगे, जब लैपटॉप आपने चलाया होगा या आपने कोई PC चलाया होगा तो उस पे दोस्तों XP अक्सर कर देखते होंगे, विंडोज XP, है ना। तो उसमें आपसे पूछा है कि विंडोज XP में XP का तात्पर्य क्या है, यही आपसे पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन जो है उसमें से करेक्ट दोस्तों आंसर क्या होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सपीरियंस इसका मतलब है। ध्यान रखेंगे, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत किया था। पिछली बार जब पूछा गया था क्वेश्चन में तो मैंने देखा भी था कि बहुत सारे लोगों ने इसका क्वेश्चन गलत किया था। आंसर का एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर। XP में विंडोज XP में XP का मतलब एक्सपीरियंस होता है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ध्यान से समझिएगा। द सेला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सेला पास किस राज्य में स्थित है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा, दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है ना, बीच में खाली जो पास होता है, ये है दर्रा। ये क्या है, ये दर्रा है, ये पास है, ठीक है। बहुत ही साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, आप समझिएगा इसको। ये पूछा है सेला पास कहाँ है, तो इससे पहले कि मैं आंसर बताऊँ आपको, वैसे मैं आंसर ही बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सेला पास स्थित है, और यहीं पर दीफू दर्रा, यहीं पर कौन सा दर्रा है, दीफू पास, और उसके साथ बोमडीला पास, बोमडीला दर्रा, और उसके साथ साथ
यांग्याप दर्रा, यांग्याप पास, ये सब ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर। इसका कैपिटल क्या है, ईटानगर इसका कैपिटल है। और यहीं से दोस्तों सबसे पहले सनराइज होता है इंडिया में, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ईस्ट में है ये, तो यहीं पर से सनराइज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो इंडिया का स्टेट है, आप अगर आप समझ पा रहे होंगे, मैं बताऊं आपको, जो ये वाला हिस्सा है भारत का, जो ऊपर वाला, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये बाउंड्री शेयर करता है चाइना वाइना से, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कौन है, ध्यान रखिएगा, 4 स्टेट हैं इंडिया के, इसी तरह सटे हुए 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। म्यांमार का कैपिटल क्या है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, क्या चलती है, ये तो पता ही है आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो ध्यान दीजिए कि मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है, लेक है। और मणिपुर में ही दोस्तों क्या है, मणिपुर में ही ध्यान रखेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है यहीं पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल, इस बात को ध्यान रखेंगे। मणिपुर के कैपिटल क्या है, इम्फाल है। और यहीं से आती है कौन, एक मुक्केबाज, एक बॉक्सर, आपको पता ही है क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पास कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। इसके लिए एक ट्रिक मैं लिख देता हूँ, हिरोशिमा बड़ा, हिरोशिमा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए आसानी से। यहाँ पे हिरोशिमा बड़ा, अब कहेंगे सर ये क्या है, ये ट्रिक है। ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। ही सी से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ठीक है। माँ से माना दर्रा, लेकिन बा से बड़ा लाचला दर्रा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। रावी नदी जो है सिपकिला दर्रा से ही निकला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, रोहतांग और सिपकिला। अब बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, ये सारे क्या हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल्लू मनाली यहीं पे जगह है। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, क्या है, शिमला। और शिमला को कैपिटल किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने राज्य हड़प नीति भी अपनाई थी, ठीक है। 1848 से 1856 के बीच ये भारत का वायसराय बना था, ये बात को ध्यान रखिए। गवर्नर जनरल वैसे कहेंगे क्योंकि 1848 1857 की क्रांति से पहले है। चलिए अब बात करेंगे वैसे सिक्किम की, तो सिक्किम में ध्यान रखिएगा नाथूलाल सिक्किम जाएगा, नाथूलाल सिक्किम जाएगा। नाथूलाल कहाँ जाएगा भाई, सिक्किम जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ना से नाथूला दर्रा है ना, नाथ से नाथूला दर्रा, लाल से क्या होगा भाई, देखिए जयलेपला दर्रा यहाँ से हो जाएगा, जाएगा से जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा, ठीक है। और सिक्किम से याद रखेंगे कि भाई सिक्किम में है, ये क्या है, सिक्किम में ये दर्रा है जयलेपला दर्रा और नाथूला दर्रा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाथूला दर्रा और नाथूला से क्या याद करेंगे, नाथूला से नाथूला दर्रा, ठीक है। और दोस्तों सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक, गंगटोक। और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत राज्य में, भारत देश में शामिल हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1975 में यहाँ पर एक तिब्बत के आसपास है, सिक्किम तिब्बत के नीचे, आप तो जानते ही हैं, इंडिया में अगर पड़ता है तो आप देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे। 1975 में तिब्बत के नीचे, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा खासा जगह माना जाता है, उसी में बौद्ध धर्म के एक शासक का यहाँ पे शासनकाल था, लेकिन भारत में 1975 में इसे मिला लिया गया, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है ये, हु इस्टैब्लिश्ड द तत्वबोधिनी सभा। भाई साहब क्वेश्चन कतई खतरनाक क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके क्वेश्चन एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आया भी क्वेश्चन है हुआ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके सामने आपके ऑप्शन से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्या, देवेंद्र नाथ टैगोर इज द
करेक्ट आंसर, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही सती प्रथा, सती सिस्टम या सती प्रथा पे रोक लगाने की बात की थी। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से अपील करके सती प्रथा को खत्म भी करवाया था। ठीक है, सती प्रथा को खत्म भी करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, ध्यान से समझिएगा। और राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्रिका भी लिखी थी, जैसे मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अकबर कह लीजिए इसको, मिरातुल अकबर। और एक बताइए, और संवाद कौमुदी, क्या? संवाद कौमुदी। ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में ये पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी तो बाहर जाकर मरे थे, यानी फॉरेन में इनका डेथ हुआ था, फॉरेन में ये डेथ किए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजा राम मोहन राय को ही बंगाल का पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है, बंगाल का पुनर्जागरण यानी बंगाल रेनेसा का फादर कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और इसको दोस्तों राजा राम मोहन राय को ही ध्यान से समझेंगे, इनका ब्रिस्टल इंग्लैंड में यहाँ पर इनका डेथ हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय की मैंने बताई थी राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दोस्तों बात करें तो बड़ी लंबी बात जाएगी। आपको पता है कि 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है। और इन्होंने और भी किताबें लिखी, जैसे गोरा लिखा, पोस्टमैन लिखा, और इनको इसके साथ साथ नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। और दोस्तों गुरुदेव इनको कहा जाता था, गुरुदेव भी कहा जाता था, महात्मा गांधी ने कहा था गुरुदेव। और बदले में महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, हत्याकांड हुआ 1919 में, तो दोस्तों वापस कर दिया था नाइटहुड की उपाधि, इस बात को ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बंगाल में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन जो है चौथे ऑप्शन में, इन्होंने दोस्तों लिखा था इंडियन मिरर। क्या लिखा था? एक किताब इंडियन मिरर। कैसे याद रखेंगे? केस किस में देखेंगे भाई? केस किस में देखेंगे बताइए? केस जो बाल है वो तो मिरर में ही ना देखेंगे भाई, मिरर में एकदम बाल अच्छा तगड़ा वाला है ना, देखेंगे तो केशव चंद्र सेन से याद रख लीजिएगा, इंडियन मिरर, है ना। और इंडियन ओपिनियन किताब किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने, आपको पता ही है। हाँ, उसी टाइम ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन है आज का। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, हु इनिशिएटेड द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन देखिए, मैं आपको तब तक कुछ और बता देता हूँ। देखिए, जब इसमें चौथे ऑप्शन की तरफ देखेंगे, वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विद द करेक्ट आंसर। ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करूं तो ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, ध्यान रखिएगा, एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था WC
बनर्जी ने। ठीक है, कहाँ हुई थी पहली मीटिंग? मुंबई, यानी बॉम्बे कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बॉम्बे में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी और फाउंडर कौन था? फाउंडर था A.O. ह्यूम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करें विलियम जोन्स की, तो 1784 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। और ब्लाटवस्की ने क्या किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी। आपको पता है रशियन ये स्कॉलर थी, इन्होंने दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बार छठवां है, देख लीजिए आराम से इसको, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको गलत बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपके सामने आ चुका है आंसर और क्वेश्चन। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद, भाई जी स्वामी विवेकानंद को क्या कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप? पता ही आपको, स्वामी विवेकानंद ऐसा कह दिया था, बड़ी खतरनाक बोल रहा था, है ना। तो स्वामी विवेकानंद का नाम जब याद आता है तो मुझे याद आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी का पता है क्या मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस पे नेशनल यूथ डे, है ना। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस, युवा दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने एक भाषण दिया था 1893 में। कब दिया था? 1893 में। जब अफ्रीका गए थे गांधी जी, तभी इन्होंने अमेरिका में जाकर के भाषण दिया था, स्पीच दिया था, बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, और इन्होंने भाषण कहाँ दिया था? अफ्रीका। जब ये गए थे, ये तो अफ्रीका नहीं गए थे, ये तो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। अफ्रीका कौन गया था? गांधी जी गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके भाषण बहुत ज़्यादा उस समय फेमस हुए थे। उसी समय एनी बेसेंट इंडिया में आई थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई थी 1893 में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक समाज की स्थापना की थी, आपको पता है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। आपको पता है इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। हमको पकड़ना क्या है? इनकरेक्ट पकड़ना है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में दोस्तों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, आपको पता ही है, लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला था और इन्होंने एकदम गरीब कुचले जो लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, लेकिन मतलब हमसे गलत पूछा है तो गलत वाला आंसर होगा। ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, ये तो अपने आप में सही है। उसके बाद क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, आदि ब्रह्म समाज। ओ माई गॉड, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना तो इन्होंने नहीं किया था, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो इसलिए आंसर तो ये होगा, यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि गलत ही हमें चूज करना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों, ये थे पॉलिटिकल गुरु, किसके? ये थे पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के, किसके? महात्मा गांधी जी के। और इन्होंने महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी किताब लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। ये सब सारी किताबें किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। हरिजन, हाँ एक पत्रिका भी थी हरिजन, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और उसके बाद चौथे ऑप्शन में है तो आत्माराम पांडुरंग ने बिल्कुल प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। इन देखिए इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। आपको पता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था इंडिया का, कब से कब तक, 1848 से लेकर के 1856 तक। आपको पता है इसने बहुत सारे काम किए थे, उसमें एक बहुत ही खतरनाक काम किया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति ये क्या करता था, राज्यों को ही हड़प लेता था, जिसके भी उत्तराधिकारी नहीं है, हेयर नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, इसका मतलब है कि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, उनको वो क्या कर लेता था, कहता था गोद लेना पूरी तरह से निषेध है, अलाउ नहीं है। और अगर वो गोद लेते थे तो क्या करता था, उनका राज्य हड़प लेता था इसके तहत, ठीक है। कौन, लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, ध्यान रखिएगा। पहले काम में अगर गिनाऊं इसको तो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो पहला काम इसका हो गया। इसके तहत इसने बहुत सारे जगहों को हड़प लिया था, जिसमें सतारा सबसे पहला था, महाराष्ट्र का सतारा, नागपुर, संभल, बघाट, ठीक है। उसका जैतपुर भी है, जैतपुर, झांसी, अवध को 1856 में हड़पा था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके ऊपर लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसकी बेगम थी बेगम हजरत महल, और दोस्तों उसका बेटा भी था और खुद का बेटा था बिरजिस कादिर, तो वो तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी एक जेम्स आउटरम एक ऑफिसर को भेजता है लॉर्ड डलहौजी और कहता है वहाँ जाकर उसको कि ऐसा है कि वहाँ जाना और कहना ना कि अवध का जो शासन है वो बड़ा ही डामाडोल है, वहाँ पे बड़ी मर्डर हो रहे हैं, बड़ी लूट खसोट मची हुई है, बहुत ही स्थिति खराब है, ऐसी हमें रिपोर्ट दे देना और उसके आधार पर हम इसको क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे अवध को। तो अवध को जो कब्जा किया गया वो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो गोद लेने वाली बात थी उसके ऊपर नहीं किया गया था, बल्कि कुछ और दिमाग लगाया गया था। बात को समझिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट में अवध को ही और सबसे पहले किसको, सतारा को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें से पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन से हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा नहीं किया गया था, तो भाई जैतपुर भी किया था, सतारा भी किया था और संभल भी किया था, संबलपुर या संभल। तो कौन सा नहीं किया था, जूनागढ़ नहीं किया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम भी किए थे, जैसे कि आपको पता होगा 1853 में इसने ट्रेन की शुरुआत करी थी इंडिया में। ट्रेन की शुरुआत किसने करी थी, 1853 में, ध्यान रखिएगा। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की ट्रेन चलवाई थी, किसने, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया कब, 1854 में, और इसी के द्वारा भारत के कई हिस्से में पोस्ट ऑफिस स्थापना की गई, ठीक है। और अगर ध्यान दें तो इसने ही एक कानून लाया था, वुड डिस्पैच, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और वुड डिस्पैच के बाद ही बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आपको ध्यान से समझना होगा इस बात को, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों शिमला को अपनी राजधानी बनाई थी, शिमला। और अभी भी आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो डलहौजी एक माउंटेन भी है वहाँ, है ना। शिमला को अपनी राजधानी बनाई थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगती थी, इसीलिए वो शिमला भाग गया था कि थोड़ी हिमाचल प्रदेश में ठंडी रहेगी तो आराम से वहाँ रह पाएंगे। इंडिया में जब गर्मी पड़ती थी भयंकर वाली, जून जुलाई वाली, उसी टाइम। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलिए। तो 8वां क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। 8वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कूका मूवमेंट वाज इनिशिएटेड। दोस्तों कूका मूवमेंट हुआ था जो, वो पंजाब में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक बात और मैं पूछूंगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कुछ आंदोलन, जैसे सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे और बोलूं कि सन्यासी के बाद भी आपको अगर पता है तो बिहार में एक आंदोलन हुआ था नील के लिए, नील के लिए,
दीनबंधु मित्र ने इसकी किताब भी लिखी थी एक, नील दर्पण, नील दर्पण, है ना, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र ने किताब लिखी थी नील दर्पण। वो बिहार के नील की खेती कर रहे किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे उसी के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब आपसे युग्म पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आराम से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर कैसे देंगे, सबसे पहले बंगाल गैजेट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये बिल्कुल सही है, तो हमें नहीं वाला पकड़ना है, ठीक है। दूसरा है बंग दर्शन यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी सही है। उसके बाद केसरी बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक को ध्यान से समझिएगा, इन्होंने गीता रहस्य भी किताब लिखी थी जेल के अंदर, गीता रहस्य किताब भी लिखी थी इन्होंने जेल के अंदर, ठीक है। आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास। अच्छा, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा मराठा केसरी, मराठा भी जो पत्रिका लिखी थी वो किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखेंगे केसरी मराठा ये सारी किताबें लिखी थी, पत्रिका लिखी थी, ठीक है। और अगर बात करें तो हिंदू दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखी थी, तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है भाई, क्या पूछा है हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो डी वाला आंसर सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वृद्ध व्यक्ति, भारत का वृद्ध पुरुष कह सकते हैं जो भी, और उसके साथ वही वृद्ध व्यक्ति। अब इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने ही ड्रेनेज थ्योरी दिया था। ड्रेनेज थ्योरी में क्या था, इन्होंने बताया था ड्रेनेज थ्योरी में कि अंग्रेज जो है हमारे देश से सारा पैसा निकाल करके लेके जा रहे हैं और अपने देश में इकट्ठा कर रहे हैं। ड्रेनेज थ्योरी इन्होंने दिया था, धन के निकासी का सिद्धांत, ठीक है। और इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक किताब निकाला था, मुझे एक किताब लिखी थी, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। हाँ, और इसके साथ साथ दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे, हाउस ऑफ कॉमन में यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो आंसर दीजिए। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा इसका। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मैंने अभी बताया कि 28 दिसंबर 1885 में, और दोस्तों सबसे पहले अध्यक्ष बनता है कौन, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। स्थापना कौन करता है, AO ह्यूम, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, बॉम्बे में। उसके बाद दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी कलकत्ता में। तीसरी बैठक कहाँ हुई थी, तीसरी हुई थी मद्रास में। चौथी हुई थी इलाहाबाद में, और पांचवी हुई थी बॉम्बे में फिर से, ठीक है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है, तो करेक्ट आप फटाफट से बताइए, आपके सामने है। फर्स्ट कांग्रेस कन्वेंशन यानी फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, नहीं भाई बॉम्बे में हुआ था, तो ये युग्म सही नहीं है। दूसरे पे आइए, सेकंड जो हुआ था कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, तो सेकंड यहाँ मद्रास दे दिया है, ये भी गलत, हमको सही बताना है। थर्ड कांग्रेस कन्वेंशन नागपुर, नहीं, थर्ड तो मद्रास में हुआ था, तो ये भी गलत। चौथा ही सही होगा, फिर यही लगा देते हैं डायरेक्ट बिना देखे, तो आइए देख ही लेते हैं। फोर्थ कांग्रेस कन्वेंशन इलाहाबाद, चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे होंगे, ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिएगा, ये बनते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कब बनते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं कब, और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम, ध्यान रखिएगा, पहले मुस्लिम इसके
अध्यक्ष बनते हैं। और जॉर्ज यूले पहले, ध्यान रखिएगा, पहला क्रिश्चियन बनता है इसका। पहला क्रिश्चियन अध्यक्ष जो बनता है वो जॉर्ज यूले था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो बनता है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, पहले पारसी कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग इवेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काल क्रमानुसार सही हैं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो 4 घटनाएं दी गई हैं, देखिए ध्यान से। पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसको डिवाइड एंड रूल का जनक भी माना जाता है। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे। सूरत कांग्रेस। सूरत कांग्रेस तो भाई कब हुई थी बताइए? सूरत कांग्रेस हुई थी 1907 में, रास बिहारी बोस के समय में हुई थी। नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ गया था कांग्रेस। ठीक है, तो 1905, 1906, 1907। अब देखिए आगे, कांग्रेस लीग पैक्ट, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 में, जो कि लखनऊ समझौता हुआ था। आरसी मजूमदार हेड थे और उसी समय गरम दल और नरम दल भी मिल गया था और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने मिलकर के ढाका शहर में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वेस्ट बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें कि मैंने बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था 1905 में, उसके जस्ट बाद 1906 में क्या बना था? मुस्लिम लीग बना था, उसी के वजह से। तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही दिया है, उसके बाद हमारा यही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि अब देखेंगे क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में होता है, उसके बाद क्या आ जाता है? उसके पहले ही बंगाल का विभाजन आ जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे, बस यही सही है हमारा। ठीक है, और बाकी सारे उल्टे हो जाएंगे, बाकी यही सब हमारा सही है। देखिए 1905, 1906, 1907, 1916, यही तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बिल्कुल सही करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बंगाल के विभाजन की बात करूं दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासन का ठेंगा दिखाकर कहा कि ऐसा है कि प्रशासन संभालना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है, हम लोग इसको प्रशासन को अच्छा करने के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से करने के लिए हमें बंगाल को 2 भागों में बांटना होगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि वो हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहते थे। वो इसलिए बांटना चाहते थे क्योंकि उनको लगने लगा था कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। और वही लगा था अंग्रेज़ों को कि अगर हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं किया गया तो हमारा यहाँ जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए बंगाल को 2 भागों में बांटा गया है, इस आधार पर कि भाई वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कि संभालना मुश्किल हो रहा है, जबकि रियल में क्या था? रियल में वही था, अलग करना है। ठीक है, तो ये था आंसर। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला 12वां नंबर क्वेश्चन। नेम द कमीशन विच ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उस आयोग का नाम बताइए जिसने भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन किया। तो आप जानते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं दोस्तों, इसी आयोग का नाम है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, जब भी मैं आंसर बताऊं तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों फजल अली आयोग से भी पहले पीवीटी, पट्टाभी सितार मैया वल्लभ भाई पटेल, ये समिति इन्होंने जवाहरलाल जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार भैया की भी कमेटी बनी थी। लेकिन दोस्तों उसका कुछ सक्सेस नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन बाद में फजल अली आयोग बनाया गया 1956 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले 1953 में ही एक राज्य तब तक बन चुका था भाषा के आधार पर। लेकिन जब आंदोलन बहुत तेज होने लगा दक्षिण भारत में, तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसको फजल अली आयोग भी कहते थे, क्योंकि फजल अली ही इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता था। 1953 में तो नहीं बना था, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं तो राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? 1953 में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को एपी को अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा। तो ये था क्या? आंध्र
आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा जो बोलने वाले लोग थे उनको अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। आपको पता है कि हिंदी भाषा को थोड़ा सा जोर देने के लिए थोड़ा सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसा लगता था दक्षिण भारत के राज्यों को कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है, इसीलिए इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि इसीलिए कमीशन भी बनाया गया राज्य के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए। और ध्यान रखिएगा इसी के तहत अलग अलग, जैसे कोंकणी बोलने वालों के लिए गोवा बन गया, कन्नड़ बोलने वाले के लिए पता ही है आपको कर्नाटक बन गया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मलयालम बोलने वालों के लिए केरल बन गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बन गया, गुजराती बोलने वालों के लिए क्या बन गया, गुजरात बन गया, है ना। और उसके साथ साथ तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बन गया। तो ये सारे अलग अलग राज्य की स्थापना होने लगी धीमे धीमे। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया। तो ये कहने का मतलब था कि भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बनना शुरू हुए, लेकिन सबसे पहला राज्य था 1953 में आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। और दोस्तों भाषा का उल्लेख हमारे भाग 17 में, हमारे संविधान के भाग 17 में, ध्यान रखिएगा भाग 17 में, भाग कौन से, 17वें भाग में ऐसे लिख देते हैं कि भाग 17 यानी पार्ट 17 में बात की गई है भाषा की। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 343 से लेकर 351 तक। और ये बोला गया है कि हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और 351 में बोला गया है कि हम हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं आगे। अशोक मेहता समिति, ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है वो किससे है, अशोक मेहता समिति का संबंध आपको पता ही होगा पंचायती राज से है। पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी। कौन सा जिला था, नागौर, राजस्थान का नागौर जिला था जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अशोक मेहता समिति, और एक और ध्यान से समझिएगा इन्हीं के साथ एक और समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों, बलवंत राय जो समिति थी उन्होंने 3 स्तरीय पंचायत की बात की थी, जबकि अशोक मेहता समिति जो थी वो 2 स्तरीय पंचायत की बात करी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये है 13वां क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहली महिला जज बनी थी डेम रोजालिन हिगिंस बनी थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। अब आगे देखिए, अब ये आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार अच्छे से पहले पढ़ लीजिए इसको। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस तरह 583 रिलेटेड है 293 से, उसी तरह 488 किससे रिलेटेड होगा। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से 488 किससे रिलेटेड होगा, चलिए आंसर करिए। पहले अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो इसमें बोला गया है कि भाई 583, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप भी कहेंगे कि क्या लॉजिक इसमें है, मैंने इसको ट्राई किया जब, तो इसमें देखिएगा ध्यान से 293 का रिलेशन है इसमें। अगर हम नंबर को ऐड करते हैं पहले, 5 8 13, 13 और 3 16, और इसको भी ऐड करते हैं तो 2 9 और 2 11 और 3 14। अगर इन दोनों के बीच हम देखें डिफरेंस तो 2 का डिफरेंस है ना। उसी तरह 488 में देखेंगे, अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 20, 8 8 16 और 4 20।
तो हमें ऐसा इसमें से नंबर लेना पड़ेगा जिसका सम अगर करें तो इनके और उसके सम के बीच 2 का डिफरेंस हो। तो पहले कौन सा नंबर लेते हैं, पहले 291 लेते हैं। तो पहले 9 1 10 2 12, नहीं 12 होगा तो 8 का डिफरेंस हो जाएगा। 3 7 10, 10 और 8 18। हाँ, तो अगर 3 7 और 8 लें तो 8 7 15 3 18, और 18 जब होगा तो इनके बीच भी किसके का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई भी मेथड अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आपके सामने। अगर आएगा तो एक बार मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन। आपसे बोला है कि इफ z इक्वल टू 52 एंड ACT इक्वल टू 48 देन बैट विल बी इक्वल टू। चलिए, z का वैल्यू होता है आप जानते हैं 26, z का वैल्यू होता है 26, लेकिन यहाँ 52 लिखा है, इसका मतलब इसका 2 का गुणा कर रहा है तो आ रहा है 52। उसी तरह देखा जाए तो A, C और T लिखा है क्या, 48। अब भाई देखिएगा, A का वैल्यू होता है 1, C का वैल्यू होता है 3 और T का वैल्यू होता है कितना, इनको ऐड कर दिया जाए अगर 1 1 3 और प्लस 20, यानी 3 और 1 4 और 20 24, 20 और 4 24 और इंटू 2 कितना आ जाएगा 48। 48 है, हाँ सही है। तो इसी तरह बैट का भी हमें निकालना पड़ेगा। तो बैट का निकाल लेते हैं, B का 2 प्लस A का 1, T का 20 कितना हो जाएगा 20, 2 और 1 3, 3 और 20 23 गुणे 2 यानी 46 हमारा आंसर आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अब आप करिए। निर्देश दिया गया है 16 से 17 में कि दिए गए 4 समूहों में से 3 किसी न किसी तरह से एक प्रकार से संबंधित है आपस में, लेकिन इनमें से एक है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, उसी को आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप इससे अगले वाला क्वेश्चन का आंसर खुद आप देंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना, 16वां और 17वां। देखिए तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन गेम के ऊपर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करूं तो कैरम भी अगर ध्यान दे तो कैरम एक इंडोर गेम है। क्या है ना। लूडो भी एक क्या है, इंडोर गेम है ना। चेस भी क्या है, एक इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जाता है। लेकिन पोलो क्या है, एक आउटडोर गेम है। तो इसीलिए हमारा यही आंसर होगा और यही हमारा आंसर करेक्ट भी होगा। ठीक है, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका लॉजिक भी देंगे, लॉजिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आ चुका है आपके सामने। देखिए, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि अगर गिवन है अंडर रूट में 5625 यानी 5625 दिया हुआ है आपसे ब्रैकेट में तो नहीं है, लेकिन ये अंडर रूट में है। क्या है, अंडर रूट में है 5625, इसकी वैल्यू है 75। आपसे ये नहीं पूछा है, ये तो आपको गिवन है। आपसे पूछा है अंडर रूट में 0.5625 प्लस अंडर रूट में 56.25 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देना तो आपको कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है। ये नहीं कि पॉइंट हटा के 00 लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। आप देखिए कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो, ये कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 और 4, 4 डिजिट के बीच पॉइंट है ना, 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से आधा कर लीजिए, यानी 2 डिजिट काट दीजिए और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। कौन से 2 डिजिट के बाद, जो भी ये दिया है, ये जो आंसर दिया है ना, ये वाला हमारा, इसके 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट आना चाहिए। जितने भी अंडर रूट में डिजिट के बाद पॉइंट लिखा है ना, ये मान लीजिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया था क्या 5625, है ना। इसका मतलब 4 अंकों के बाद पॉइंट दिया था, तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट होना चाहिए हमें। ठीक, तो इसके 2 अंकों के बाद यानी 75। अब 2 अंकों के बाद यानी 1 और 2, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। 1 और 2 यानी 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका आधा कर लीजिए हमेशा। 4
डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आधा कर लीजिए, यानी 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा जो भी आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब इसका आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिजिट आएगा ना, 1 डिजिट। अब 1 डिजिट पर पॉइंट करेंगे तो कितना आएगा, 75 में 1 डिजिट पर पॉइंट करेंगे तो क्या आएगा, 7.5, यही तो आएगा। तो बस यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 7.5 है ना, क्या लिखेंगे 7.5 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा 7 1 8 8.25 जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, पीछे से ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए √248 प्लस √52 प्लस √144 तो हम पीछे से करते हैं। देखिए 144 का अंडर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है, प्लस 52 है, इनको जोड़ लीजिए तो 52 और 12 कितना हो जाएगा, 64 है अंडर में, 64 का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब बचा कितना है, 248। अब हम क्या करेंगे, प्लस 248 को ऐड कर लेंगे अंडर में करके, तो क्या हो जाएगा, 248 और 8 कितना हो जाएगा, 256। और 256 किसका रूट होता है बताइए, किसका अंडर रूट होता है, 256, अंडर रूट में 256 16 का होता है, ठीक है, किसका 16 का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, शॉपकीपर का क्वेश्चन है, मतलब भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, शॉपकीपर तो है ही। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपके सामने दिया है कि एक दुकानदार है जो 200 मीटर कपड़े को 5 रुपये प्रति मीटर के फायदे से 9,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 9,000। है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 200 मीटर अगर कपड़े को बेचता है तो 5 रुपये प्रति मीटर के फायदे से वो कमाता है। भाई अगर बात समझिए, 200 मीटर उसने कपड़ा बेचा और 5 रुपये प्रति मीटर का फायदा कमा रहा है, यानी कितना रुपया कमा लेगा फायदे, 1,000 रुपये फायदा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, आप ही बताइए। अगर 200 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया और 5 रुपये हर मीटर पर उसको फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि 1,000 रुपये उसको फायदा तो होगा ही होगा। ये तो इसका प्रॉफिट हो गया, 1,000 क्या है इसका प्रॉफिट। अब हमें ध्यान से समझिएगा, अगर हमें सीपी पता करना है, कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा बताइए। सीपी पता करना है जब हमें एसपी भी पता है और माइनस प्रॉफिट भी पता है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर क्रय मूल्य हमें पता करना रहे, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य पता है और हमें लाभ भी पता है तो आसानी से निकाल लेंगे हम। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य है 9,000 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना भी हुआ है कितना, 1,000 हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई साहब, हमारे पास अब कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8,000, है ना। आपसे पूछा है कि कपड़े का प्रति मीटर क्रय मूल्य कितना होगा। भाई 8,000 तो कितना है, 200 मीटर का है। अब पूछा है आपसे कि भाई 8,000 जो है वो नहीं बताना है आपको, आपको बताना है कि 200 मीटर में से 1 मीटर का रेट कितना होगा। तो बस 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे 80 को, कितने 40 बार में 40 रुपया पड़ेगा, 40 रुपया प्रति मीटर का क्रय मूल्य होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन कितने में से सही हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।